जजों के नाम लिए जाते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे उन कुर्सियों पे बैठे हुए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं कि उन्होंने अपनी कुर्सी के तकाजे पूरे नहीं किए हुए। मेरी दरखास्त है आपकी वसासत से, इस हाउस की वसासत से, अदालत उज़्मा के आगे पूरा बेंच बना के, पूरे कोर्ट का बेंच बना के जो है पनामा से स्टार्ट करें। अगर एक सियासी जमात, दूसरी सियासी जमात, तीसरी सियासी जमात चीफ जस्टिस को इंस्ट्रक्शंस देगी कि आपने ये बेंच बनाना है, ये नहीं बनाना, फिर तो मुल्क जो है वो उसमें निज़ाम ही नहीं चलेगा। नून लीग का ये ख्याल है जुडिशरी को ब्लैकमेल कर सकते हैं और इस वक्त पूरा पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग का सामना कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। दो सूबों में यानी पंजाब KP में इलेक्शन के हवाले से आज खुद नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया और उसके ऊपर हमने देखा कि 9 रुकनी बेंच जो है उसको तश्कील दिया गया था। कल यानी लास्ट जो हियरिंग हुई थी इस मामले के ऊपर, आज दोबारा जो है उसके ऊपर हियरिंग हुई और अब पीर वाले दिन जो है 11 साढ़े 11 बजे जो है समाअत दोबारा से होगी। इंटरेस्टिंगली 3 सवाल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच ने उठाए हैं। पहला सवाल तो ये है कि इलेक्शन की तारीख की आइनी ज़िम्मेदारी जो है वो किसकी है। दूसरा सवाल ये है कि ये ज़िम्मेदारी कब और कैसे अदा की जानी है आइन के मुताबिक। और तीसरी ये है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की इसके अंदर क्या रोल है या ज़िम्मेदारी है। आज हमने देखा कि फारूक इशनाक साहब जो साबिक चेयरमैन सेनेट भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा है, उन्होंने अपनी PDM की जमातों की जानिब से 2 जो हैं हम उसको एप्लीकेशन कह सकते हैं या एक इतराज़ है, एक इस्तदा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इतराज़ ये है कि 2 जजेस जो हैं इस बेंच के अंदर, जिसमें जनाब जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और दूसरा जनाब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं, उस हवाले से आपको मालूम है कि हुकूमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए हुए हैं पिछले चंद रोज़ से। अगर हम स्पीचेस भी देखें, तकारीर देखें PMLN की क़यादत की बशमूल मरीम नवाज़ साहिबा के। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये मामला जो है इसमें फुल कोर्ट जो है उसको ये सुनना चाहिए, ये एक सीरियस मामला है। सो अब देखना ये है कि क्या ये जो बेंच की तश्कील है इसके ऊपर फारूक इशनाक साहब ने कहा है कि पहले अगर फैसला हो जाए और उसके बाद जो है जिस इशू के ऊपर खुद नोटिस लिया गया है उसको टेकअप किया जाए। बट अब लेट अस सी के सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है जब मंडे को दोबारा मिलेगा तो क्या इसके ऊपर वो अपना मौक़िफ़ जो है या लाएमल जो है वो इख्तियार करते हैं। ताहम आज सियासी एतबार से अगर देखा जाए इसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के हवाले से तो ख्वाजा आसिफ ने भी असम्बली के अंदर बड़ी एक धुआंधार किस्म की तकरीर की है। उन्होंने कहा जी कि पनामा से आप शुरू के मामले को शुरू करें। फिर फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि PMLN की जो क़यादत है मरीम नवाज़ साहिबा, बाकी जो गवर्नमेंट है वो जजेस को इस वक्त दबाव में लाना चाहते हैं इस सारे मामले के ऊपर, बिकॉज उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है और आवाम के पास तो वो जा नहीं सकते ना वो जाना चाहते हैं। इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए वो अदलिया के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और यही वो अदलिया है जिसके अंदर 5 ऐसे जजेस हैं जिन की वजह से ये हुकूमत जो है वो अप्रैल 2022 को कायम की गई थी। बहरहाल पाकिस्तान की तारीख़ है, अब इदारे जो है इसी तरह आपस में टकराते रहे और उसका नुकसान जो है वो मुल्क और कौम को होता रहा। और आज भी अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारी इकॉनमी जो है आलमोस्ट यानी तबाही के करीब पहुंच चुकी है और इस्तेकाम हमें दिखाई नहीं देता। इन अदलिया के इस बेंच के हवाले से और ये जो इशू उठाया गया है इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बड़ा एक सीनियर पैनल है, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शुएब शहीन साहब हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है, सीनियर एडवोकेट है। बहुत शुक्रिया आपका शुएब शहीन साहब, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है जहांगीर जदून साहब, आप अटॉर्नी जनरल हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर साहब, आपका भी। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमल दिलशाद साहब, आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैं, रेगुलरली लिखते हैं आप, ख़ासकर इलेक्शन रिलेटेड जो मामलात होते हैं। आज भी बड़ा अच्छा कॉलम एक हमारे नेशनल अखबार के अंदर जो है इनका छपा हुआ है। और हमारे साथ मौजूद हैं
इकराम चौधरी साहब, आप सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं। बात का आगाज़ जहांगीर जदून साहब आपसे कर लेते हैं कि ये जो एतराज़ उठाया है, डू यू थिंक कि इस एतराज़ को इंटरटेन करेगा ये बेंच जो है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? 3 पॉलिटिकल पार्टीज ने इन राइटिंग आज एप्लीकेशन दी है सही कि है। जी पहले इस चीज़ का फैसला करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच, तो उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सू मोटो और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है वो है। तो अभी देखते हैं कि बेंच के क्यों उन्होंने कहा जी हमारा पर्सनल कोई नहीं है, कि हमें क्लाइंट ने जिस तरह इंस्ट्रक्ट किया है कि जी हमें जो है इन दो जज साहिबान पे जो है वो इस तरह की हम नहीं चाहते कि हमारा फेयर ट्रायल होगा अगर ये इस बेंच में बैठेंगे। तो फिर उसके आगे फिर उन्होंने एक और इस्तदा भी की है, उस बेंच के एक बाज़द रुकन जस्टिस अतर मिल्ला ने भी कहा है कि क्यों ना फुल कोर्ट जो है वो बैठ जाए। तो फिर उन्होंने कहा जी अगर फुल कोर्ट हो जाए तो वो सबसे बेहतर है। तो अब देखते हैं इसमें क्या डिसीजन आता है। आया इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं, आया यही बेंच बरकरार रहता है और वो अपने बेंच से रिक्यूज़ नहीं करते, आया वो इस बेंच से 2 मज़द जो अरकान हैं वो खुद ब खुद रिक्यूज़ कर जाते हैं, तो फिर बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है और 9 मेंबर बेंच बनता है, या कोई 11 मेंबर लार्जर बेंच बनता है, या सीनेट के हिसाब से 9 मेंबर बेंच बनता है, या एक फुल कोर्ट बनती है। तो वी हैव टू सी एंड तो फुल कोर्ट के अंदर हमारे कितने जज मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान उसमें शामिल होंगे? 17? नहीं 17 तो स्ट्रेंथ ही नहीं है अभी, मेरे ख्याल में 2 सीटें खाली हैं, अभी 15 ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक। तो अगर फुल कोर्ट हो तो 15, तो फिर उन 15 में से इन 2 पे भी उन्होंने क्योंकि एतराज़ कर दिए, तो आई थिंक अगर 13 मेंबर बैठ जाएंगे तो इट विल बी कंसिडर एज ए फुल कोर्ट। तो जिन जजेस पे ऑब्जेक्शन हो रहा है, कुछ 2 जजेस ऐसे हैं अब हुकूमत की पॉलिटिकल पार्टीज के, जिनको वो कहते हैं कि इनको आपने क्यों बाहर रखा हुआ है, जिसमें फैज़ ईसा साहब हैं और सरदार साहब हैं। वो डेफिनेटली उनका व्यू पॉइंट ठीक है कि ये सीनियर मोस्ट जज हैं, चीफ जस्टिस के बाद सीनियर प्यूनी जज हैं अपना काजी फैसल साहब, उसके बाद जो है तारक मसूद साहब जो हैं वो ये दोनों सीनियर जज हैं। तो वो कहते हैं इन सीनियर जजेस को, क्योंकि ये एक वाइडर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, पूरी एक नेशन है, इसमें इलेक्शंस हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये सीनियर जज का इस बेंच में होना ज़रूरी है। तो ये कांस्टेंट प्रैक्टिस रही है सुप्रीम कोर्ट की पिछले 5-6 सालों से कि काजी फैसल साहब को तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में लगभग ही वो बेंच का हिस्सा रहे हैं। तो इसलिए बाज़ लोगों का ये कि जी एक पिक एंड चूज़ जो है नहीं होनी चाहिए, बल्कि बेंच जो है ये केसेस बिफोर द बेंच होनी चाहिए, नॉट जो है ना बेंच जो है वो केसेस के हिसाब से बने। तो इस हिसाब से अभी वो कहते हैं कि बेंच ऐसा कंस्टिट्यूट हो जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। जी, तो फेस ये के बेंच बजाय जो है, फेस के बजाय केस को इस- देखना चाहिए। चलें, ठीक हो गए। जनाब शुएब शाहीन साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो इस वक्त बज़ाहिर लग तो ये रहा था कि ये एक राइटिंग के अंदर भी ऑब्जेक्शन जो है या एतराज़ जो है उसको लेके हुकूमत जो है, हुकूमती जमातें आएंगी, और वही काम आज हमने देखा कि फारूक एच नाइक साहब जो हैं वो पहुँच गए वहाँ पे। तो डू यू थिंक कि उनकी ये इस्तेदाद जो है वो मान ली जाएगी, कोई पॉसिबिलिटी है, और जो एक्चुअल इशू है उसको पहले सुनेगी? वो तो कह रहे हैं जी कि आप पहले इन दो जो जिनके ऊपर एतराज़ है जजेस साहिबान बेंच के ऊपर पहले बात करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दे दी है पीटीएम की जमातों ने, और उसके ऊपर कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन सुन भी ली। उन्होंने कहा ठीक है हम इस पे फैसला करेंगे। अब फैसला तो बेंच ने खुद करना है, बेंच ने भी नहीं करना, उन 2 जज साहबान ने करना है। वो अगर अपने आप को रिफ्यूज़ करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो वो यही बेंच चलेगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारी कोई पर्सनल ग्रज नहीं है और कोई पर्सनल रीजंस भी नहीं है, और उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि चूंकि इस बेंच ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। देखें, उस आर्डर के अंदर कोई इलीगलिटी या कोई गलती नहीं है। उस आर्डर के अंदर यही बात मौजूद है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, किस ऑर्डर की आप बात सॉरी कर रहे हैं? किस ऑर्डर? वो सीसीपीओ वाले? 16 नहीं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। 16 तारीख का जो ऑर्डर था जिसमें कहा गया था, ऑब्जर्वेशन दी थी, रिकमेंड किया था इसी बेंच ने, इन्हीं 2 ऑनरेबल मेंबर्स ने, 2 ऑनरेबल जजेस ने, कि जी आप इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो नोटिस ले, क्योंकि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और 90 डेज उसमें एजाजुल अहसन साहब थे और मुज़ाहिर नकवी साहब थे। मज़ाहर अकबर नकवी साहब थे। जी जी, इन 2 जजेस के ये रिकमेंडेशन थी, और जो आज एप्लीकेशन आई है वो भी यही थी कि इन 2 जज साहबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, तो हमारी कोई पर्सनल रीजन जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिक्यूज कर लें। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होता, कि ये प्रैक्टिस माजी में यही रही है
कि जो जज साहबान रिकमेंड करते हैं फॉर टेकिंग सो मोटो एक्शन, वो हमेशा बेंच का हिस्सा हुआ करते हैं। अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस उनकी इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट लेकिन कर अगर लें इतराज हो और जाए वो तो बेंच फिर पर क्या आते आइन या कानून क्या हैं, कहता है? पहली देखिए ना, पहली बात तो यह है कि एतराज की कोई ठोस वजूहात होनी चाहिए। आज एक पार्टी कहती है कि मेरा इस जज पे एतराज है, कल दूसरी पार्टी कहेगी मेरा दूसरे जज पे एतराज है। इस तरह अगर सिलसिला शुरू हो गया तो इसकी अच्छा, अनएंडिंग इजाजुल स्टोरी हसन होगी। साहब और मुज़ाहिर नकवी साहब, जब अप्रैल में जिस दिन यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था, वो जो एक फैसला उन्होंने यानी डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको सेटिसाइड करके उन्होंने कहा जी कि आप करें इसको, ये जो है वोटिंग है इसको होल्ड करें, उसमें ये दोनों जजेस साहिबान जो थे मौजूद थे? जी, जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब मेरा ख्याल है नहीं थे, मुनीब ठीक अख्तर साहब थे उसमें, और ठीक। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब थे, जमाल मंदोखेल साहब थे, प्रोबेबली उसके उनके साथ थे दूसरे जज साहब मज़ार आलम मियां खेल, आई थिंक जी वो जज साहब थे, और वो उसमें उन्होंने इनको बहाल किया था। उस वक्त एजाजुल हसन साहब भी उमरता बंदियाल साहब के इसी बेंच का हिस्सा थे। ठीक। उस वक्त तो PMLN के लोगों ने नाम लेके उनकी तारीफ की थी, उन्होंने कहा जी बेहतरीन जज हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सिलसिला हमने जारी रखा और इसको उसको कंटिन्यू किया और इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जस्टिस सिस्टम के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। दारे हर पॉलिटिकल पार्टी को जज से फिर गिला शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए, और जो आज उन्होंने एप्लीकेशन दी है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली कोई बार नहीं है जज साहबान को उसमें आगे चलने का। चले, मैं आपकी तरफ फिर आता हूं। इकराम चौधरी साहब, ये मुझे बताएं कि क्या जज साहिबान जो है जब ऑब्जेक्शन अगर हो जाता है तो वो खुद से इस अगर बेंच से अलहदा हो जाते हैं? डू यू थिंक कि ये एक बेहतर वो होगा, अमल होगा, या कि जैसे शोएब साहब कह रहे हैं कि एक चीज उन्होंने सजेस्ट की है तो उनको इस बेंच का ऐसा जरूर होना चाहिए? मेरा पर्सनल व्यू है, और हमारी मोरलेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें भी अगर नजर दौड़ाए तो ये किसी जज का इस हवाले से ये बात कहना कि सो मोटो या कोई प्रपोज करना किसी केस को कि लार्जर बेंच बनाया जाए या कोई और इस किस्म की बात की जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बुनियाद नहीं बनती किसी तरह से भी कि वो उन्होंने कोई एक्सप्रेस कर दी कोई चीज और वो रिफ्यूज करें। यूं महसूस होता है कि जिस पर्सपेक्टिव में हमारी नेशनल सतह की सियासत चल रही है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन इतनी वाज़ेह हैं कि एक गवर्नर और दूसरा गवर्नर और फिर प्रेसिडेंट साहब का ऑर्डर, आप देख रहे हैं कि किस तरह इलेक्शन को डिले करने का एक अमल दानिस्ता तौर पे जारी है। अब ये बात के ये जजेस रिक्यूज करें, मैं नहीं समझता कि कोई ठोस जवाब इस सिलसिले में कानूनी तौर पर या आईनी तौर पर उठाया जा सकता है। बहरहाल ये चीज बेंच के सामने आई है, डेफिनेटली मंडे को वो देखेंगे इसको, अनलेस के जजेस दोनों जज साहबान अपने तौर पर बेंच से अपने आप को इलादा करें। तो हाँ, मामला ये कि ये सारी सूरत हाल जिसमें आज हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं वो यही है कि तारीख मुकर्रर करने का जो इस्तेकाक है वो कहाँ होना चाहिए और कहाँ है। 57 इलेक्शन लॉज जो हैं उसके हवाले से एक हुक्मनामा 9 अप्रैल के लिए जारी किया है। बादी नजर में जनरल साहबान एक सतह पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट साहब के नुमाइंदे हैं, वो वफाक के नुमाइंदे हैं, और प्रेसिडेंट डेफिनेटली वफाक का ही नुमाइंदा है, पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा बार नहीं, बाज औकात ये कहा गया बाज हमारे वकला साहबान की तरफ से कि शायद आर्टिकल 48 के परस्पेक्टिव में प्राइम मिनिस्टर से मुशावरत जरूरी थी। जो मुशावरत उन्होंने 57 के तहत की, इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का वाज़े तौर पर अंदिया देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वाज़े सूरत हाल थी, मगर उसको भी मुतनाज़ा बना दिया गया। और चलें जब मैं आपकी जी मैं आपके जी
जी सही है, मैं आता हूँ। कंवर साहब मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो ऑब्जेक्शन, क्योंकि आज हमने जो देखा है कि एप्लीकेशन फारूक एच नाइक साहब की जानिब से, उसका एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड ये है कि आप मरियम साहिबा की कल की स्पीच देख लें, आज ख्वाजा आसिफ साहब का जो उसके अंदर असम्बली के अंदर खिताब देख लें, या पिछले चंद रोज़ से हम देख रहे हैं कि जैसे वो ऑडियो शाडियो भी कुछ बाहर आई थी, तो वो एक कंक्रीट एक उन्होंने अपना एक केस बनाया था कि ये देर आर सर्टन मोहतरम जजेस जिनकी वजह से PMLN और उनकी क़यादत को नुकसान हुआ माजी के अंदर, उनके खिलाफ फैसले होते रहे। उस तनाजुर में ये चीज़ लेके जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं। एक्चुअल जो इशू है उसके ऊपर तो फिर वो बाद में बात होगी। अभी तो ऑब्जेक्शन उन्होंने कर दी कि जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग ही जो है ये मुतअस्सिबाना जो है वो रवैया रखते हैं PMLN की क़यादत के हवाले से। आप सवाल किससे कर रहे हैं? आपसे कंवर साहब, आपसे। अच्छा मैंने अपने दोस्तों की बातचीत सुनी है, तो इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मेरे नुक्ता नजर में ये आ रही है कि जब एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना 9 रुकनी बेंच जो है उसको नोटिस के हवाले से तश्कील दे दिया है, तो उन जजों के बारे में आप किसी किस्म का एतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर अगर आपने जजों पर एतराज किया है तो फिर वो इन प्रिंसिपल देखा जाए तो चीफ जस्टिस पर आप आदम एतमाद कर रहे हैं। जब चीफ जस्टिस साहब की अपने स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, उन्होंने तमाम तनाज़ुर में देखते हुए हर शख्स हर जज को वो जानते हैं, इस लिहाज से सोच समझ के उन्होंने अपना ये बेंच की तश्कील दी। नंबर 1 ये तो हो गया। इन जजों पर अभी तो कोई किसी में कहीं से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई किसी किस्म का फैसला नहीं किया है। अभी तो सिर्फ दरख्वास्त ही है इल्जामात की, तो भी बाद में फैसले होने, तो वो जजों को बाकायदा इसी बेंच में रहना चाहिए। ये तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल। दूसरा सबसे बड़ी अहम बात, इन्हीं के जजों में से जस्टिस मंदोखेल ने और जस्टिस अतर बिन मुल्ला साहब ने और जस्टिस मंसूर शाह के जो रिमार्क्स हैं, उसमें सबसे बड़ी अहम रिमार्क्स जो हैं वो जस्टिस मंदोखेल के, इन्हीं के अपने साथी, इन्हीं के पुलिस, बाकी आप बाकी छोड़ दें, आप फारूक नाइक को छोड़ें, बाकी सब कुछ छोड़ें, वो तो सियासी स्कोरिंग होती है। लेकिन इनके जो टेक्निकल एतराजात किए हैं जस्टिस मंदोखेल ने, उन्होंने इस पूरे बेंच को ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा ये अनकार्ड आपका इसको नोटिस का ये बेंच तश्कील दिया गया, इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। लफ्ज जस्टिफाइड किया हुआ कि जस्टिफाइड नहीं था ये। नंबर 2 ये भी कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब आप ये जो जस्टिस नकवी साहब के बारे में खुद मंदोखेल ने कहा है और जस्टिस एजाज हसन के बारे में कहा है कि इन्होंने अनकार्ड तौर पर ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को बुलाया एक मामूली एहलकार पुलिस ऑफिसर की ट्रांसफर के केस में। तो वो सवाल किया जस्टिस मंदोखेल ने कि जनाब उसमें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो फरीक ही नहीं थे मंदोखेल, उसमें डोगर साहब एक पुलिस एहलकार जो थे उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में, तो आपने उनको क्यों बुलाया? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट उसकी गहराई में है। मैं इसकी गहराई को जानता हूं, लेकिन यहाँ मैं अर्ज जी आवाज आ रही है आपको? शदीद अटैक किया, एजाज हसन ने शदीद अटैक किया, चीफ इलेक्शन कमीशन को घेराव में लेने की कोशिश की कि आप किसी न किसी तरीके से तारीख, वो चाहते थे ये इलेक्शन की तारीख। उसने जस्टिस मंदोखेल ने कहा केस तो आपका सर्विस मैटर है और बात कर रहे हैं आप 2 सूबों के इलेक्शन के बारे में। फिर जस्टिस मंदोखेल ने कहा मैंने ये बाकी किसी सियासी बयान नहीं है, ये टेक्निकल बयान है, रिकॉर्ड पर लिखा उन्होंने। तो उन्होंने कहा क्यों बुलाया आपने चीफ इलेक्शन कमीशन को, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो ये चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी सवाल किया था कि मुझे आपने क्यों बुलाया, मतलब ठीक है मैं आ गया आपके एहतराम में। आप देखो चीफ इलेक्शन कमीशन का, मेरे दोस्त मेरे बैठे पैनलिस्ट इस बात पर जब अपने मेरी बात को एग्री करेंगे, उनका भी स्टेटस सुप्रीम कोर्ट की जज के बराबर है आइन के आर्टिकल 213 के तहत। बहरहाल एक बात। दूसरा जस्टिस मंसूर शाह ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा भी तो हम तो ये भी पूछेंगे लोगों से, अच्छी बात की कि भाई अब ये असेंबली तहरीर क्यों हुई, इसकी जस्टिफिकेशन क्या थी, क्या इसकी आईनी पोजीशन थी। यही बात अतर बिन मुल्ला साहब ने बात की, हम यही पूछेंगे कि बिला वजह आपने असेंबली तहरीर कर दी। तो ये सारा जो बेंच पर जो तनकीद की गई है वो इनके अपने ही बेंच के मेंबर है। बाकी जब बाहर के अगर कोई इतराज करें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो एक सियासी स्कोरिंग होती है।
जैसे जनाब पाकिस्तान के नेशनल लीडर हैं इमरान खान साहब, अगर वो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करें तो ठीक है, उनका राइट बनता है, तनकीद करें, किसी न किसी फैसले पर हमें किसी पर एतराज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो उनके अपने जो लेवल के लोग हैं, अपने जज हैं, उन्होंने इसको बेंच को चैलेंज कर दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये तो बात है मेरे दोस्त। एक और बड़ी बात है, अगर ये मुझे जो नजर आ रहा है तमाम गोश्त को सुनने के बाद, जो मैंने बेंच की सारी बातें सुनी है मैंने, मुझे ये लग रहा है कि ये असेंबली बहाल कर देंगे क्योंकि असेंबली बहाल करना ही जो है मुल्क की सियासी बुरान का हल है। असेंबली बहाल करें 3 महीने के बाद वैसे असेंबली की मियाद पूरी हो जाएगी, और अगर इस असेंबली को बहाल कर देते हैं तो चौधरी परवेज इलाही साहब तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने जल्दबाजी में अपने तहरीक इंसाफ की सदारत संभाल ली, सदर बन गए हैं, 10 रुकन जो थे वो भी तहरीक इंसाफ में चले गए। तो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 205 के तहत वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, क्योंकि वो अपने मेंबर नहीं रहे, वो अब दूसरी पार्टी में ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन उस सूरत में तो जाहिर है उनके साथ जो लोग काफ लीग के मेंबरान थे वो फिर दे लीव देयर सीट्स फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबली, और फिर वही होगा, दोबारा से इलेक्शन होंगे और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हो। लेकिन ये सवाल तो खैर अभी इस बेंच के सामने है नहीं कि असम्बलियाँ जो है उनको बहाल कर दिया जाए या ना कर दिया जाए। मैं आता हूँ अब सब मेहमानों की तरफ। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं क्विकली और वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जदू साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से, गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, बज़ाहिर लगता यह है कि जुडिशरी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। और ये बात जो है वो फवाद चौधरी ने भी की है, और आज जो स्पीच, कल जो स्पीच थी मरियम साहिबा की। सो डू यू थिंक कि इंस्टीट्यूशंस को दबाव में लाना किसी भी एतबार से, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, वो हमारे मुल्क की यानी आइन को अगर देखते हुए हमारे मफाद में होगा? पहले ही इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हैं इस मुल्क के अंदर, इतना ज़्यादा पोलराइजेशन है सियासी जमातों के अंदर, तो ज़ाहिर पाई जाती है, लेकिन इदारों के अंदर भी है। तो डू यू थिंक कि इस तरह की सूरत हाल में फिर उसके सुप्रीम कोर्ट के पास क्या वो रह जाएगा, ऑप्शन रह जाएगा? लेट मी करेक्ट यू फर्स्ट। फैक्ट्स देखें, जिस तरह कमरुद्दीन शाह साहब ने कहा है, अब बेंच के सामने एक ये क्वेश्चन है, ये दो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बेंच ने कल ये क्वेश्चन उठाया था कि अगर हमने ये भी देखना है कि असम्बली को डिज़ाल्व क्यों किया गया है, इसके पीछे इंटेंशन क्या थी। एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, वो किसी चीफ मिनिस्टर को, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को कहता है ये असम्बली डिज़ाल्व कर दो। तो अभी ये बेंच जो है क्वेश्चन फ्रेम करेगा, इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन विल बी कि जी असम्बली जो है KPK की और पंजाब की असम्बली डिज़ाल्व क्यों की गई। आल्दो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उनको अलाउ करता है चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करें, लेकिन अब बेंच ने ये खुद ही क्वेश्चन उठाया और ये क्वेश्चन फ्रेम होके अभी मिलेगा, तो इस पे भी बहस होगी कि क्यों ना असम्बली जो है वो दोबारा बहाल की जाए, या असम्बली के जो है डिज़ाल्व करने की वजह क्या थी। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पे जो क्या प्रेशर में आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में प्रेशर में सुप्रीम कोर्ट नहीं आती ये अभी, क्योंकि आप देखें, इनके अलावा देखें आप जो सोशल मीडिया है तो उस पर किस जज पे तनकीद नहीं हो रही, और बड़ी सीरियस ऐसी तनकीद हो रही है कि आप मेरे ख्याल में हम इस पर डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो अभी क्योंकि मीडिया की बहुत ज़्यादा ही आज़ादी है, और आप लोगों को भी, और सोशल मीडिया की भी बहुत ज़्यादा आज़ादी है, और हर चीज़ जो है, इससे पहले देखें आप स्टेटमेंट इमरान खान की देखें, चौधरी फवाद की देखें, शेख रशीद की देखें, और चंद ऐसे मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, तो वो तनकीद करते रहते हैं। लेकिन वो इसमें जो कंटेम्प्ट पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आई थी, तो उन्होंने, जज साहिबान ने कैटेगोरिकली कहा था कि अब ये अदालतें इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी की तकरीर से या किसी के अल्फाज से वो दबाव में आए। अब एक आदमी है कि वो कहता है जी मेरा केस जो है वो इन वजूहात की बिना पर मुझे ट्रस्ट नहीं है, तो वो उसमें कि बायस का आंसर शामिल होता है, तो फिर जज को जो है ना वो डिसाइड करना चाहिए कि वो आया, क्योंकि आपने तो अपने कॉन्शियस को भी सेटिस्फाई करना है, और फिर कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल जिनका केस है आपके पास उसको भी देखना है। क्योंकि इस तरह हुआ है इस्लाम, देखें ना, ये कहते हैं जी आप बेंच पे एतराज़, अब इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीनियर जज हैं काजी फायज ईसा साहब, उन्हें अपने कुलीग्स पे उन्होंने कहा जी फलाने जो जज हैं वो इस बेंच में ना बैठें। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि अपना एक कुलीग जो है
सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो कह रहा है कि मुझे मेरे केस ये 2-3 बंदे जो हैं वो ना सुने, और वो ऐसा हुआ, फिर वो उन बंदों ने वो केस नहीं सुना। तो इस तरह केसेस आते हैं, ये नहीं है कि हर बंदा उठ के कहे जी मेरा केस ना सुने, ये नहीं हो सकता। एक पार्टिकुलर सर्कमस्टांसिस के अंदर जो फैक्चुअल पोजीशन होती है, अब देखें आप डेटा उठाएं सुप्रीम कोर्ट का, तो जितने भी पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बने हैं उसमें एक जज साहबान में नाम नहीं लेना चाहता, वो तकरीबन 71 जो बेंच बने हैं उनका परमानेंटली हिस्सा रहे हैं। तो वो अब दूसरे जो सीनियर जज जो मज़्ज़ज़ मेंबर हैं बेंच के, उनको भी मौका मिलना चाहिए। ये नहीं है किसी के देखें नहीं परमानेंट तो नहीं है ना, ये तो आप रोटेशन के हिसाब से, कोई किसी का चॉइस नहीं होना चाहिए कौन सा जज हो, चॉइस जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन एक रोटेशन है, एक डिस्क्रिशन जो है वो उसको स्ट्रक्चरली जो एक्सरसाइज करना चाहिए। मेरा अपना ये पर्सनल व्यू है। तो इसमें अगर किसी को ठीक है, इतराज है, उसके अंदर कोई जान है, जिस तरह उन्होंने अभी ये देखे ना कर्नल दिलशाद साहब ने मुद्दा उठाया है, इसमें इसके अंदर भी एक नो जो मेंबर जज बना हुआ है, एक मेंबर एक जो रुकन है मंदो खेल साहब, उन्होंने खुद ये इतराज उठा लिया इस बेंच के ऊपर। तो अब देखते हैं इसी कंपोजिशन आगे यही रहती है या इस पर कोई आगे पीछे होता है, तो प्रेशर में सुप्रीम कोर्ट नहीं आती मेरे ख्याल में। ठीक हो गया। शोएब शहीन साहब, जिस किस्म की स्पीचेस की जा रही हैं, डू यू थिंक टू प्रेशराइज, क्योंकि आज पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जदून साहब ने बात की है ना कि जिन केसेस में खुद रिक्यूज किया था 2 जज साहिबान ने, उसमें एक थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, एक थे जस्टिस एजाजुल हसन साहब काजी साहब वाली केस में। उन्होंने जो बात की थी ना, उसमें एक रीजनेबलनेस थी। वो रीजनेबलनेस क्या थी? उन्होंने कहा जी अगर काजी फाइसा साहब साइड पे हो जाते हैं, यानी वो जज नहीं रहते, वो जो चीफ जस्टिस वाला पीरियड है वो 2 बंदों में डिवाइड हो जाएगा। सरदार तारिक मसूद साहब वैसे चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, लेकिन अगर काजी फाइसा साहब नहीं रहते तो वो 6 महीने के लिए चीफ जस्टिस बन सकते हैं। और जो एजाजुल हसन साहब हैं, उनका पीरियड है तकरीबन 1 साल का, 1 साल की बजाय उनका 1.5 साल हो जाएगा एज चीफ जस्टिस। इसलिए उनका एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो लिहाजा जहां कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। तो यही बात कल मरियम साहिबा जो है वो स्पीच में कर रही थी कि नहीं भाई साहब, ये बात नहीं है ना। मैं आपको दोनों बातें एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। यहाँ ऑन द फेस ऑफ इट रीजनेबलनेस थी कि अगर ये फैसला मैं कोई और बात कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाहिर है कि सीनियरिटी में फैज ईसा साहब जो हैं वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो है उन्होंने बनना है, लेकिन वो ये कह रही थी कि कोई और बनना की ख्वाहिश रखता है। नहीं, देखें बात यह है कि अगर ऐसी बात होती कोई और में मतलब है कि एजाजुल हसन साहब हैं या तारिक मसूद साहब हैं, अगर काजी फाइसा साहब साइड पे होते, जो कि अब नहीं हो सकते, दायरे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उनकी, उनके पीरियड में फिर ये हो सकता था कि सरदार तारिक मसूद साहब बनते 6 महीने के लिए, जो अभी इस बेंच का हिस्सा नहीं है। जस्टिस एजाजुल हसन बनते 1.5 साल के लिए, जो कि इस वक्त इस बेंच का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने तो वैसे भी चीफ जस्टिस बनना है, खा काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस बने या ना बने, ये तो मेरा ख्याल है बेंच के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है। फिर देखें दूसरी बात, एक है कि रूल्स को अमेंड करे, वो तो हमारा हमेशा से मुतालबा रहा है कि एक कमेटी बनानी चाहिए जो केसेस को फिक्स करे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस होना चाहिए। लेकिन इस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। तो चीफ जस्टिस की सवाबदीद को मैं, आप, मरियम, इमरान खान, क्या वो डिटरमिन करेंगे कि फलां बंदे को होना चाहिए बेंच में, फलां को नहीं होना चाहिए? दैट इज रॉन्ग। मेरा ख्याल है इस तरह के इल्जामात से, सिवाय इस बात के कि जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था इस केस में और दोनों जज साहबान ने उसको रिक्यूज कर लिया। मैंने कहा जैसे पहले कि अगर आज एक जज पे या 2 पे एतराज आएगा तो कल 4 पे आएगा, परसों 6 पे आएगा, ये एक प्रेसिडेंट बनेगा और हमें इसको इनकरेज कभी नहीं करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि जो इनका मरियम नवाज साहबा के कल के जो प्रोग्राम था और उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरीके से ट्वीट की और जिस तरह जजेस को मिलाइन करने की कोशिश की, तो ये जो कासिम सूरी वाली जब जजमेंट आई तो यही जज बहुत अच्छे थे। जब ये दोस्त मोहम्मद मजारी वाली जजमेंट थी, एग्जैक्टली यही नहीं अल्फाज के साथ इनके पीटीएम के 15 मिनिस्टर्स ने रोज एक दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की इन जजेस के खिलाफ। दैट वाज रॉन्ग। और जज साहबान ने चूंकि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो आज दोबारा वही वाला सिलसिला शुरू कर गए हैं। ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है, ये जुडिशियल कंटेम्प्ट भी है, ये इंसाफ के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है, ये जजेस को तज़हीक का निशाना बनाने के मुतरादिफ है और डिसरिस्पेक्ट एंड डिसरिप्यूट है उनको करने के मुतरादिफ है।
तो मैं समझता हूं कि इस पे बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए ताकि निज़ाम इंसाफ पे कोई मुतासर ना कर सके या उनके ऊपर असरअंदाज ना हो सके। और पब्लिक की नज़र में सबसे बढ़कर ये कि अदलिया की तौहीन जिस तरह की जा रही है, दैट इज़ रॉन्ग। मैं समझता हूं कि इस पे जरूर कोर्ट को अपना नोटिस लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। वैसे जी वैसे अतर मिनुल्लाह साहब जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे और वो एक जज साहबा के बारे में इमरान खान साहब ने जो बात की थी, फिर उनको बुला लिया गया था जी, मैं उसी का रेफरेंस दे रहा था कि जी। जब अतर मिनुल्लाह साहब ने, अब जब मैं बल्कि उस केस में पेश होता रहा, जब कोर्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मैंने लीगल एक्शन की बात की थी। उन्होंने कहा बजा कहते हैं आप लीगल एक्शन, लेकिन लीगल एक्शन भी अगर आप जलसे में खड़े होकर बात करेंगे तो ये तस्वर होगा कि आप एक पेंडिंग केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थ्रेट दे रहे हैं, ये थ्रेट एक कर काइंड रहे ऑफ हैं। धमकी है। तो उस पे उन्होंने कहा जब तक आप माफी नहीं मांगे हम वरना इस पे चार्ज फ्रेम करेंगे, और इमरान खान साहब ने माफी मांग के उससे अपने केस को जान छुड़ाई थी। तो मैं समझता हूं कि ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, बल्कि उससे ज्यादा। लेकिन बहरहाल ये लंबी बहस हो जाएगी। वो देखिए नून लीग की जो लीडरशिप है ना, वो ये सब मरियम साहब ये समझती है उनके वालिद के साथ ज्यादती हुई थी, उनको गलत केस के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया, लाइफ लॉन्ग पूरे एक इलेक्टोरल प्रोसेस से आउट किया गया, उनको गलत तरीके से प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाला गया। तो सो दे हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। नेचुरली देखें भाई साहब, पहली बात वन मे डिसएग्री बट दे हैव अ पॉइंट। देखें पहली बात तो यह है कि ये वाला जो केस है इसमें तो पॉलिटिकल पार्टी इस आर्डर से बेनिफिशियरी होंगी, क्योंकि कोई भी पार्टी ये नहीं कहती इलेक्शन ना कराएं। इलेक्शन तो हर कोई चाहता है, जब इलेक्शन का आर्डर हो जाएगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो भी उनके फेवर में नहीं है ना, आपको भी मालूम है उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि व्हाई दे डोंट वांट टू गो फॉर द इलेक्शन एट दिस टाइम। क्विकली एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं जी। फिर ये मान लें कि इनको फिर ये मान लें कि इनको पब्लिक से खतरा है, फिर ये मान लें कि पब्लिक इनके खिलाफ वोट देगी। इजाजत दीजिएगा एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक लेने, फिर इकराम साहब और कमल साहब की तरफ चलते हैं। नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। इकराम साहब आप लाइन पे हैं? सर ये बताएं कि सूरत हाल में इतना ज़्यादा जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली पोलराइजेशन मुल्क के अंदर बढ़ रही है, तो अब एक इदारा सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा जो है उसके हवाले से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, व्हाट यू सजेस्ट बीइंग अ सीनियर लॉयर, क्योंकि माजी के अंदर भी हमने देखा कि ज़ाहिर है अदालतों के ऊपर भी एक ये सवाल उठता रहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत जो है मुख्तलिफ अदवार के अंदर, यानी जस्टिस मुनीर से आप ले लें 50s में, और फिर इवन जनरल मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया था मरहूम ने, तो उसके बाद भी जजेस ने जिस तरह से उनको दिया था टाइम पीरियड 3 इयर्स का, तो ये तमाम चीज़ें तो हिस्ट्री का हिस्सा है ना। क्या ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से फिर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं? नहीं वैद साहब, मेरा नुक्ता नजर ये है कि हमारे यहाँ चूंकि सियासी मुफादात और राइट टू रूल, चाहे वो दुरुस्त तरीके से हो या गलत अंदाज में, ये हमारी सियासत का एक परमानेंट फीचर बन चुकी है। इस हवाले से हमने, आपको याद होगा सजाद अली शाह साहब का जो मामला चीफ जस्टिस का, और फिर सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई और आपने फिर देखा सुप्रीम कोर्ट पे अटैक भी हुआ उस वक्त। मेरा ये ख्याल है कि ये जो मौजूदा आपको सियासी मंजरनामा है और जिस तरह के बयानात जिनका अभी तज़किरा भी हुआ है, इनको अगर देखा जाए तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी को एक बार फिर उसी किस्म की सूरत हाल का सामना है। इसमें यकीनन जज साहिबान को यानी जुडिशरी को एक इंटेग्रल पार्ट के तौर पर एक इस इदारे की जो हैसियत है उसको मुस्तहकम करने और मुस्तहकम रखने के लिए डेफिनेटली अपना व्यू रखते हुए भी मुख्तलिफ जजेस को इसकी जो इंटेक्ट रहना है, इसके अंदर किसी किस्म की दरार ना आए, ऐसा इख्तिलाफ राय ना आए कि उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर भी जो है वो मुतासर हो जाए। मेरा ख्याल है कि हमें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए और बड़ी एहतियात की जरूरत है इस वक्त। जिस तरह से अदालत के अंदर और अदालत के बाहर कौमी सतह पर नजर आ रहा है बयानात का एक सिलसिला, बल्कि
तौहीन इस इदारे की करने का एक क्लियर कट सबूत भी हमारे सामने आ रहा है, उसमें शक शुबे की गुंजाइश नहीं, तो फिर और ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और इसके अंदर कहीं भी अगर कोई नुक्ता नजर का इख्तलाफ है तो उसको इदारे की अपनी हैसियत को अदम इस्तेकाम में तब्दील करने की कोशिश जो यकीनन कहीं ना कहीं से हो भी रही है और हो भी सकती है, इसको रोकने और इससे बचने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करना होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और मेरा ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और ऑनरेबल जजेस जो इस बेंच का हिस्सा हैं, उन्हें आपस में इत्तफाक और इंतहाई एहतमाम के साथ इस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ आइन और कानून के मुताबिक करना चाहिए। ये एक अहम मामला था कि एक तारीख नहीं दी जा रही इलेक्शन के लिए और 90 दिन का इशू कौम के सामने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, मगर इसको जिस तरह से इशू बना दिया गया उसमें बदनीयती का अमल यकीनन बड़ा अया रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि बेंच का कॉन्स्टिट्यूट होना, चाहे वो सो मोटो हो या 184(3) में कॉन्स्टिट्यूशन पेटिशन की बेस पर हो, ये एक पब्लिक इशू थी और है, और फंडामेंटल राइट्स अवाम उन्नास के इसमें यकीनन शामिल हैं और अहम हिस्सा हैं इस सारे फिनोमेना का। तो मेरे ज़ाती ख्याल में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट यकजहती के साथ इस मुकदमे को तमाम तर इख्तलाफी नोट्स के बावजूद और वकला की अपना नुक्ता नजर बयान करने के बावजूद और एतराजात के बावजूद इस बेंच को मौजूदा मुकदमे को आइन और कानून के मुताबिक कंक्लूड करना चाहिए, कंक्लूड करना चाहिए जी, रोल जो है वो अदा करना चाहिए। कंवर साहब, यानी असेंबली टूट गई, आइन के अंदर जो मौजूद है, और खुद ये हुकूमत जो है ये कहती रही जी कि इलेक्शन जो है वो हम करा देंगे, ये असेंबलियाँ तोड़ के बताएं हमें, और हम तो जो बिल्कुल तैयार हैं, खुद बैठे हुए हैं हुकूमत में, हमें कहते हैं जी आप असेंबली को तोड़ें, यानी कौमी असेंबली को। तो अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं ये इलेक्शन करवा रहा? क्या गवर्नर जो है वो अनाउंस करेगा तो तब ये कराएंगे? क्योंकि अब ये बात यही है कि बॉल एक कहता है इसके कोर्ट में पड़ा है, दूसरा कहता है इसके कोर्ट में पड़ा है, तीसरा कहता है इसके कोर्ट में पड़ा है, एंड नोबडी इज मेकिंग एनीथिंग क्लियर। तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज नहीं बनता कि वो इस चीज को फिर आइन की रोशनी में जो है इसको क्लियर करे? पहली बात तो ये समझ में बात नहीं आ रही कि 50 दफा 1000 मरतबा इलेक्शन कमीशन अपना प्रेस नोट जारी कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे चुका है, प्रेसिडेंट को कह चुका है कि जरा हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन की तारीख देने की। तो क्या ये अंधे हो गए हैं कि आर्टिकल 105 नहीं पढ़ते? आर्टिकल 105 में क्या लिखा हुआ है कि गवर्नर तारीख देगा, और आर्टिकल जो है 222 224 आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक गवर्नर क्यों नहीं दे रहा? गवर्नर जी कहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान? ठीक है, एक बात। दूसरी, मैं अभी तक मेरी बात खत्म करी, मैं वापस जा रहा हूँ। जी जी जी। पहली बात इसमें सबसे पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म दे सकती है, तारीख दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तारीख नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नर को हुक्म जारी करेगी, आप तारीख दें, गवर्नर को हुक्म जारी करेगी, इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी नहीं कर सकती वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 105 क्या कहता है? आर्टिकल 105 सुप्रीम कोर्ट अबव है, अब सुप्रीम कोर्ट नीचे है, आर्टिकल ऊपर है 105। उसमें सबसे पहली बात ये कि वो हुक्म जारी करेगी, गवर्नर को कहेगी आप तारीख दे दें, तो फिर गवर्नर तारीख देने का मिजाज होगा। एक तो बात सबसे बड़ी अहम बात है, इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कि मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो आपका ये बेंच है ये बहुत कंट्रोवर्शियल इसलिए बनता जा रहा है, इनके अपने 3 जजों ने ये कहा है कि जनाब ये जस्टिस नकवी साहब ने और जस्टिस जावेद फजल साहब ने किस हैसियत से आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से कहा है कि जी आप आज खुद नोटिस लें, किस हैसियत से कहा है उन्होंने कहा? इन्होंने इतराज किया। 2 जज बंदो खेल का स्टेटमेंट पढ़े आप, जस्टिस बंदो खेल कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त, ये असेंबली बहाल हो जाएगी, ये असेंबली बहाल होने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आपका फाइनल कमेंट जी इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए जुडिशरी का जो इस वक्त रोल है, डू यू थिंक कि ये मामला
यहाँ पे तय हो जाएगा या इससे मजीद जो है पेचीदगियां पैदा होंगी? नहीं, आप मैं जिस तरह कंवर दिलशाद साहब ने आखिर में जो बात की है बड़ी वैलिड की है कि सुप्रीम अपने इलेक्शन कमीशन को कोई दूसरी जो है कोर्ट ये डेट नहीं बता सकती कि इस तारीख को इलेक्शन करो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसी का रोल है कि टू होल्ड, ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन ऑनेस्टली, फेयरली। तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि इन सर्कमस्टांसेस में आप जो है वो इलेक्शन कमीशन के और साथ प्रेसिडेंट गवर्नर को नहीं कह सकते या आईसीपी को नहीं कह सकते? ये प्रेसिडेंट का अख्तियार बिल्कुल नहीं हो, तो किसी सूरत में नहीं है। प्रेसिडेंट देखें, अगर नेशनल असेंबली हो तो उनका जो है वो आर्टिकल 48 के तहत जो है वो उसका बनता है। लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नर हैं वो उनका तो कोई प्रेसिडेंट को कोई अख्तियार ही नहीं है कि वो कहेंगे जी इलेक्शन का जो है वो कराएं प्रोविंशियल असेंबली के। वो तो एब्सोल्युटली प्रेसिडेंट का, ये तो क्लियर कट इसमें जो है इंशाल्लाह हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से भी ये एक क्वेश्चन सेटल हो जाए। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल व्यू है और ओपिनियन है बड़ी साउंड रीजनिंग पे कि प्रेसिडेंट नहीं कह सकता कि प्रोविंशियल असेंबली की इलेक्शन जो है वो कब होनी चाहिए। और वो अगर वो उसकी सेक्शन 57 का भी सहारा लेता है तो उसमें लिखा हुआ है कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। तो वो 57 जो है सेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकती। तो मेरा अपना व्यू ये है कि वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नर को डायरेक्शन दे दे कि जी आप जो है किस तरीके को इलेक्शन कराएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट किसी को ये अख्तियार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको ये कि फलानी, क्योंकि ये उनका मैंडेट है। ये तो फिर इंटरफेरेंस है दूसरे की कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियारात में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहांगीर जदून साहब। एडवोकेट शुएब शाहीन साहब, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है। कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इकराम चौधरी साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतने ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।